दिल्ली में बड़ा हेल्थ अपडेट। मेंटल हेल्थ पर बड़ी प्रेस मीट। टीएमएस थेरेपी से नई उम्मीद। क्या आप जानते हैं कि भारत में मानसिक तनाव और डिप्रेशन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसका इलाज अब पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। दिल्ली के प्रतिष्ठित न्यूरो माइंड टीएमएस क्लिनिक में आज मानसिक स्वास्थ्य, स्पाइन केयर और न्यूरो से जुड़ी समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे और उन्होंने पत्रकारों के सवालों के विस्तृत उत्तर दिए। इस मौके पर क्लिनिक के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर नाजिम अली इंद्रीशी, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रांजल पांडे, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अंगद कोचर, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर डेजी सैम्बी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक निहारिका घोष, मार्केटिंग हेड शिल्पी जैन और सीईओ हर्षल अग्रवाल उपस्थित थे। विशेषज्ञों ने बताया कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह स्पाइन की बीमारियां भी आम होती जा रही हैं, लेकिन अब उपचार के विकल्प पहले से कहीं अधिक बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक हैं। क्लिनिक में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, रोबोटिक स्पाइन नेविगेशन और नवीनतम टीएमएस थेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उनका उद्देश्य है मरीजों को बिना डर, बिना शर्म और बिना वित्तीय बोझ के सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया के इस दौर में सही जानकारी तक पहुंचना बेहद कठिन हो गया है, इसलिए जागरूकता बढ़ाना समय की जरूरत है। न्यूरो माइंड टीएमएस क्लिनिक ने स्पष्ट किया कि आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ टीम के साथ वे मानसिक और न्यूरो समस्याओं का विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रभावी इलाज प्रदान कर रहे हैं। मेरा नाम साक्षी है, मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ न्यूरो माइंड टीएमएस में। यहाँ पे मैं पेशेंट्स को डे टू डे बेसिस पे हैंडल करती हूँ। पेशेंट जब अपना थेरेपीज ले रहे होते हैं तो उनके बहुत टाइम होता है, बीच में रेस्टिंग का भी हम देते हैं आफ्टर द काउंसलिंग और द टीएमएस। वो बैठे होते हैं यहाँ पे, उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारी तरह नॉर्मल नहीं होता, उनका अपना ही एक अलग माइंड सेट होता है, तो उन क्वेरी को भी डील करना, हैंडल करना ईजी नहीं है। फुल टाइम आप उनसे बिल्कुल भी गलत तरीके से बात नहीं कर सकते या कुछ भी ऑपोजिट नहीं बोल सकते। आपको हमेशा उनके पॉजिटिव वे में ही उनसे बात करनी चाहिए। इवन घर पे भी आप जब भी उनसे बात करें या कहीं भी बात करें, आप कभी भी उनको टोकिए मत या उनको ये मत रियलाइज कराइए कि वो एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट है, जिसे हम बहुत ईजिली बोल देते हैं कि आप पागल हैं या कैसे भी हम बात कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव वे में हमने उनसे डील करनी चाहिए। और न्यूरो माइंड में हमारा प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे हमारे फ्रंट डेस्क से लेके सारे जितने भी मेंबर्स हैं पेशेंट से रेगुलर लेवल पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं, जिससे पेशेंट को यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। नमस्कार, मैं शिल्पी जैन हूँ, न्यूरो माइंड में मार्केटिंग हेड। एंड मेरे पास सबसे पहले कॉल्स आती हैं, हर तरीके की कॉल्स आती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं होते। जनरली मेरे पास जो 20-25 तक की एज के पेशेंट्स के लोग के फ़ोन आते हैं, उन लोगों का कहना ये होता है कि मैम हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमें पता है, बट हमारी फैमिली उस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो प्लीज़ फैमिली से, पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों के बिहेवियर चेंजेस में या उनका जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं या मूड चेंज हो रहे हैं या घर में वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा वॉच रखें, उनके ऊपर ध्यान दें और उनको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सभी को अभी पहले भी डॉक्टर्स ने बोला है कि पेट में दर्द होता है, हाथ में लगती है, सर में दर्द होता है, हम किसी को भी हम सबसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। बट अगर बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो हम बोलते हैं कि नहीं, तो या तो बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम ड्रामे कर रहे हो या पढ़ाई से बचने के लिए कर रहे हो या फिर कुछ नहीं है, ये तुम्हारा फैन है। बट ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे प्लम्बर है, अगर कोई आपको प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है तो आप प्लम्बर के पास जाते हो,
तो ऐसे ही अगर आपको मेंटल इशू है कोई, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही आना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं या अपने आप ही गूगल पे देख के उसका इलाज कर लें। स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर डेजरी सैम्बी हूँ। मैं MBBS MD साइकेट्री हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में आई प्रैक्टिस एट सन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल एंड एट न्यूरोमाइंड सेंटर। So I'm here to help you all get aware about mental illnesses and how we can deal with them. असेंबली में मैं डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन की अगर बात करें तो तमाम लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कोई इससे जो है परेशान है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो कम से कम उनकी जो गिनती है पुरुषों के तादाद में ज़्यादा होती है कि महिलाएं डिप्रेशन शिकार ज़्यादा है, उनको ये तकलीफें ज़्यादा होती हैं। वो इसलिए है बिकॉज वी गो थ्रू लॉट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस। एनी गर्ल, एनी वुमेन, उनकी लाइफ में बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस लाइक प्यूबर्टी, एडोलसेंस, मैरिज, पोस्टपार्टम एंड मेनोपॉजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस माने जाते हैं। उस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं उनकी बॉडी में एंड दैट अफेक्ट्स वंस थिंकिंग। माइंड में बहुत चेंजेस आते हैं। सम पीपल हु आर प्रोन जेनेटिकली, उनमें एंजाइटी, डिप्रेसिव के सिम्टम्स निकल सकते हैं या कुछ टाइम तक एक माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स बनी रह सकती हैं। सो ऑन सच स्टेट्स हर वुमेन को वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। एंड मोस्ट वल्नरेबल पीरियड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई से इज पोस्टपार्टम, when there's a lot of hormonal changes in a woman's life for 1 year at least post delivery. So during this period, if any women feel कि उनकी लाइफ में severe depression है, unwanted crying episodes है, they're having sleepless nights, they're very irritable, बहुत aggressive outbursts हो रहे हैं and they're not able to function in their day-to-day life, then it could be a part of postpartum depression and they should come to a psychiatrist and get it evaluated and get good treatment ताकि जल्द से जल्द हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज बच्चे की बॉन्डिंग के साथ भी बहुत सारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। द चाइल्ड विल नॉट गेट द इमोशनल नरिशमेंट जो एक मदर ही देती है। So a lot of things are needed if we come out with it and we discuss it with somebody and right treatment सही टाइम पे अवेलेबल। मैम आपने कहा कि इसके लिए सबसे पहले गुड ट्रीटमेंट जो है, गुड ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मेडिसिनों की बात आती है। दवाएं आदमी आज पहले तो खा कर परेशान है, क्या ऐसे पेशेंट को दवाओं की आदत लग जाती है? क्या दवा के अलावा और कोई तरीका है और कोई उपाय है जिससे ये राहत मिल सके? इट डिपेंड्स पेशेंट हमारे पास किस प्रॉब्लम में किस समय पे आया है। यूजुअली मेडिसिन आर ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनी इलनेस एंड दे आर नॉट एडिक्शन कॉजिंग एट ऑल। हमें हमेशा अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए ही मेडिसिन दी जाती है एंड दे आर ऑलवेज हेल्पिंग द पेशेंट विद द हार्मोनल एंड द न्यूरोकेमिकल चेंजेस टू बी करेक्टेड। वही रूट कॉजेज इन सारी बीमारियों का। जब वो न्यूरोकेमिकल चेंजेस इंप्रूव होंगे तो मेडिसिन ऑब्वियसली हम कम भी करके ट्राई करते हैं कि पेशेंट कितना स्टेबल एंड मेंटेन हो पा रहा है एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन हटाने का भी पूरा ऑप्शन रहता है। एंड बिसाइड्स दिस और भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। वे आर वेरी गुड treatment option now that has come is RTMS, which can be used for people who don't want to go through the medicine pathway and they want we have something more easier. So RTMS also is a good option they can opt for, but yes, medicine is always the gold standard after all. आप पूछ लीजिए कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत हेजिटेशन होती है, क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनको प्रॉब्लम। डॉक्टर, कोई मानसिक जो रोगी होता है, जो दिमाग से जो पीड़ित होता है, उसके अंदर एक जो है हेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है, वो डरता है या उसे एक मतलब गिल्टी फील होती है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं मानसिक रोगी हूं या दिमाग से किसी बीमारी से त्रस्त हूं। ये हेजिटेशन लोग जो उपचार में जो रोकथाम होती है वो सबसे बड़ा कारण होती है, उसका सही उपचार नहीं हो पाता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अगर बात करूँगा क्योंकि मैं इंडिया में काम करता हूँ और मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने जो अपने सराउंडिंग में देखा है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है, तो साइकेट्री का ट्रीटमेंट या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो लोगों को, हालांकि बहुत अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं बात को, तो बहुत सारे अलग अलग इसमें ब्रांचेज होती हैं कि बहुत ज़्यादा कोई जैसे पागलपन के उस चरम सीमा पे है, जैसे कि जिन पेशेंट्स को पागल खाने में रखा जाता है या मान लो एडिक्शन के उस, तो वो सारे पेशेंट अपने आप में कोरिलेट ना करें, क्योंकि देखिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कोई गलत बात और बुरी बात नहीं होती है। न्यूरोमाइंड की अगर न्यूरोमाइंड टीएमएस की बात करें, आप अक्सर कहते हैं कि हम नई नई दुनिया की लेटेस्ट टेक्निक लेके आते हैं। इस पर आपने अभी कहा था कि जो आपने एक नई टेक्निक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली, वो क्या है, उससे आखिर कैसे लोग जागरूक हो सकते हैं? देखिए, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जब नया आता है, खासतौर पर मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँगा, तो ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन के बारे में ही पता है।
लेकिन ये भी एक बात सच है कि पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि डॉक्टर डेजी ने बताया कि मेडिसिन होता है, लेकिन बहुत समय के बाद अगर मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा या पेशेंट की नेग्लिजेंसी भी कई बार होती है कि पेशेंट टाइम से मेडिसिन नहीं लेते हैं और उनको लगता है कि मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर देखने को डेटा में यही मिला है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन किसी वजह से वो नहीं भी ले रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो उन पेशेंट्स के लिए TMS थेरेपी काफ़ी कारगर है। TMS थेरेपी का कोई किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जितने पेशेंट्स को हम कर चुके हैं उनको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। मैग्नेटिक पल्सेस ब्रेन में जाती है और उन्हें न्यूरॉन्स के ऊपर काम करती हैं जितने मेडिसिन काम करती हैं। तो शॉर्ट ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट है, पेशेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो पेशेंट्स मेडिसिन पर आज भी हैं, लेकिन उनके साथ कॉम्बिनेशन करके यानी कि TMS के साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन उनको अब वो फ़ायदा जो पहले मेडिसिन से नहीं हो पा रहा था, मे बी वो बढ़ गया है उसको, उनको मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छी से आ रही है जो पहले नहीं आ पा रही थी। तो वही एक कोशिश रहती है न्यूरोमाइंड की कि यहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देते हैं पेशेंट को, जिसमें पेशेंट को ये ना लगे कि उनके पास एक ही ऑप्शन है ठीक होने का, या एक पेशेंट के सामने हमेशा से रहता है। जो पेशेंट जो होते हैं हमेशा यूट्यूब या गूगल के माध्यम से कुछ न कुछ सर्च भी करते रहते हैं कि कोई चीज़ नहीं मिल जाए उनको, तो उसके माध्यम से अगर वो देखना चाहें तो उनके पास TMS का एक ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो यहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ जैसे डॉक्टर अंकल सिंह कोचर हमारे सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, पेशेंट के साथ उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। बहुत सारे पेशेंट जो मेडिसिन कभी नहीं खा रहे थे, उनके साथ बात करने के बाद वो बात को समझते हैं और मेडिसिन को उस तरीके से खाते हैं जैसे खाना चाहिए, और साथ में TMS अगर हम दे देते हैं तो उनका वो इफेक्ट अच्छे से आता है। इसी तरीके से डॉक्टर प्रांजल पांडे हैं हमारे यहाँ चीफ न्यूरो सर्जन हैं, उनका भी ओपिनियन बहुत सारे पेशेंट मांगते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो उनको लगता है न्यूरो सर्जन से बात कर लेते हैं। तो न्यूरो सर्जन भी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे हैं, सीनियर न्यूरो सर्जन हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी अच्छे से पेशेंट को समझाते हैं कि अगर हमको MRI कराना है TMS से पहले, या उनको ब्रेन में कहीं कोई हमें प्रॉब्लम दिख रही है तो वहाँ से एक ओपिनियन आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है न्यूरो माइंड में कि जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन विद साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ हैं, निहारिका घोष बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, और पेशेंट के फीडबैक्स के हिसाब से हमें ये लगता है कि पेशेंट को अगर मेडिसिन हो चाहे TMS हो या और कोई थेरेपी हम दे रहे हैं, साथ में अगर उनको टाइम टू टाइम उनकी स्कोरिंग के साथ अगर साइकोलॉजिस्ट अच्छे से उनकी थेरेपीज कर रही हैं और उनके असेसमेंट कर रही है, तो मुझे लगता है कि पेशेंट को काफ़ी बेटर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आने के बाद, और न्यूरो माइंड में मिलता है। तो निहारिका घोष है हमारे पास, इज़ वेरी सीनियर साइकोलॉजिस्ट, और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या चीज़ देखती हैं पेशेंट के अंदर जो आपने न्यूरो माइंड में कुछ डिफरेंट देखा है, या आपको कोई मैसेज देना है एज अ साइकोलॉजिस्ट? डेफिनेटली। सो मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट इतने ईयर्स में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, डेफिनेटली इट इज़ नॉट दैट बिकॉज आई एम हियर। सो मैंने डेफिनेटली न्यूरोमाइंड TMS में देखा है बहुत ही तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, दैट इज़ नंबर वन, एंड सबकी इंटेंसिटी एंड सिवियरिटी बहुत डिफरेंट होती है। एंड अगर मैं बताऊं सो जितने लोगों से भी शायद 90% ऑफ द पेशेंट्स whom I see here एटलीस्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, या कोई लोग 25 साल, लास्ट 30 साल, शायद ही मैं कभी उससे कम के ड्यूरेशन का मैं सुनती हूँ उन लोगों के प्रॉब्लम है। मेन चीज़ ये होती है, जैसे कि सारे डॉक्टर्स ने आप लोगों को बताया, दैट टू आइडेंटिफाई द राइट एंड टू हैव अ राइट डायग्नोसिस, वो हम कैसे करते हैं या मैं कैसे करती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। एक पूरा हमारा एक असेसमेंट प्लान होता है जिसमें वेरियस क्वेश्चनर्स होते हैं, चाहे कोई OCD है, किसी को तनाव है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या PTSD है, या इवन एडिक्शन है। सो ये सारी चीज़ों को हम ऐसे ही बात करके हम नहीं उनको डायग्नोसिस करते हैं। ईच एंड एवरी डॉक्टर प्रॉपर एक टाइम, एक थरो 45 मिनट्स टू एन आवर हम स्पेंड करते हैं पेशेंट के साथ, उनकी पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, देन विद द राइट असेसमेंट एंड विद द राइट क्वेश्चनर्स एंड उनके इन्फॉर्मेंट्स लोगों से, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पीयर ग्रुप, इनसे बात करके वी कम टू द प्रॉपर डायग्नोसिस, देन वी हैव अ meeting and then we start with the TMS or which psychotherapy I need to practice or kit up. जैसे कि इस तरह के रोगों की अगर बात करें, इस तरह के जो भी मरीज आते हैं उनकी बात करें, तो दवाएं या उपचार एक अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज उपचार होती है काउंसलिंग। डॉक्टर से वो कैसे रिलेट कर, क्योंकि इस तरह के मरीज जो होते हैं सबसे ज्यादा दवाओं ज्यादा वो भावनात्मक आपसे एक अटैचमेंट चाहते हैं कि नहीं हमें एक हम उनको ये फील हो कि नहीं हम अच्छे हाथ में हैं, अब हमारा उपचार अच्छा होगा। शायद दवाओं ज्यादा असर इन बातों का होता है कि जब वो मरीज ये फील करता है कि हम अब सही हाथ में हैं। एक्चुअली जो मैंने भी देखा है, जो हम लोग भी जब हमारे डिस्कशंस होते हैं, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, अगर कोई भी एक इंसान है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर कोई 20 साल से इस तनाव के प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है, या 10 सालों से, या मैं कहती हूँ 2 साल से, उनको जब वो एक ही हमको चीज़ बोलते हैं कि मैम अब मैं इतना थक गया हूँ या मैं इतनी थक गई हूँ,
इतने लोगों के पास हम गए हैं मैम, ये करेक्ट टर्म्स ना हमको किसी ने समझाए नहीं है, या अगर समझ भी तो आया मैम हमारा दिमाग में नहीं आ पाता कि अब इसका कोई ज़िंदगी में सोल्यूशन है भी या नहीं, क्योंकि राइट डायग्नोसिस पीछे इतने सालों में नहीं उनको मिलती है। वो चीज़ मोर ऑफ इट टर्न्स इनटू मोर एंग्जाइटी एंड मोर डिप्रेशन फॉर द पेशेंट। तो जब हम लोग भी बात करते हैं, हमारा एक तरीका होता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग एंड थेरेपी, उनको बिल्कुल कोई हाई फाई टर्म्स, कोई टेक्नोलॉजिकल टर्म्स नहीं, कोई की टर्म्स नहीं, बिल्कुल सिंपल लेमैन में कि उनको हमें ये बताना है कि आपकी जो भी परिस्थिति है अभी, हम आपको टोटली समझते हैं, आपको हम ये डेफिनेटली दावा करते हैं दैट आपके हम सारे प्रॉब्लम्स का हल देंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा। प्लस आपके जो भी आपके मन में कितनी भी छोटी से छोटा क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आप वो डेफिनेटली रोकिए मत, हमसे आइए, हमसे पूछिए। प्लस हम सारे तरह के सिम्टम्स उनको हम डेफिनेटली नॉलेज देते हैं उस चीज़ का, कितने टाइम तक ट्रीटमेंट होगा, कितनी चीज़ें हमें उनसे रिक्वायर्ड होंगी, एंड एज अ फैमिली वी ट्राई टू वर्क ओवर हियर। जो कि सबसे ज़्यादा अगर मैं फीडबैक दूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ने हमें ये बोला कि मैम इस तरह का हमको एनवायरनमेंट एक सपोर्टिव, कि इवन द रिसेप्शनिस्ट इज आस्किंग अच्छा हाउ आर यू फीलिंग टुडे, दे जस्ट वांट टू हियर दिस लाइन, आप कैसे हैं, एंड उसी में ही उनका दिन बन जाता है। व्हाट आई हैव टू से। देखिए, जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, डॉक्टर तो अपनी जगह है, साइकेट्रिस्ट भी हैं, सब कुछ है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं जो हमें मेंटल हेल्थ या किसी और भी बीमारी से दूर रहने में या लड़ने में हेल्प करती है। इसमें सबसे सस्ता इलाज जो मेंटल हेल्थ का है वो है नींद। हमें अपना स्लीप साइकिल रेगुलेट करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा या 7 या 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। दूसरा है हमारी ईटिंग हैबिट्स, इसमें हमारे को बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें उसमें ऐड करनी इफेक्टिव रहती हैं। तीसरा चीज़ हो गया एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी करनी है, वॉक करनी है, सैर करनी है, या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट चीज़ है बात करना। हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, या कोई भी हमें सपोर्ट जो कर सके उससे बात करें। अपनी बात कभी भी अपने तक ना रखें। थैंक यू। जीवन शैली की बात सबसे बड़ी दिक्कतें होती है स्ट्रेस से। जो मेंटल हेल्थ है सबसे बड़ा कारण उसका अपना स्ट्रेस। आखिर ये स्ट्रेस क्या है, हम जैसे आम भाषा में स्ट्रेस हम क्या कहेंगे, क्या है? देखो, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, पर हम कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अब जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, स्ट्रेस हर आदमी को है। स्ट्रेस हमारी एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स सिस्टम है, बट जब ये स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, हमारी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ के लिए प्रॉब्लम बनने लगता है, हमारे में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारे को एक इंडिकेट करता है कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। वही अक्सर हम सुनते हैं आम, मतलब जब भी कुछ होता है लोग कहते हैं कि अरे इनको एंजाइटी है, एंजाइटी हो रही है। ताकि एंजाइटी, हम सरल भाषा में एंजाइटी को हम क्या कर सकते हैं, क्या है एंजाइटी? एंजाइटी बेसिकली एक डिसऑर्डर है जिसका मतलब है कि कुछ समय तक, कह लो कि 2 हफ्ते या 20 दिन तक एक्सेसिव घबराहट होना, बेचैनी रहना, नींद नहीं आना, भूख ज़्यादा लगना, कम लगना, एक फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस रहती है जिसमें आदमी अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और वो बेचैनी, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर में कैटेगराइज करते हैं। एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि वो एंजाइटी उससे शुरू हो रही है? इसके जो बेसिक लक्षण, जो एक शुरुआती लक्षण क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक शुरू में कैसे आदमी पहचान ले कि वो एंजाइटी का शिकार हो रहा है? स्ट्रेस सबको है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, काम पे फोकस ना हो, कुछ लंबे समय तक चलने लगे, हमें लगे कि हमारे डेली रूटीन में वो एक परेशानी बन रही है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है और हमें उसके लिए हेल्प ले लेनी चाहिए। एंजाइटी के अलावा दूसरी बात सबसे ज़्यादा होती है इस समय, जैसे शुरू में मैंने कहा कि आपकी जो जीवन शैली दिनचर्या है उसमें डिप्रेशन भी आती है। आजकल मैं अगर बात करूँ, 30-40% लोग किसी न किसी कारण से डिप्रेशन जाते हैं। इसकी रोकथाम हम कैसे, डिप्रेशन की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखो, डिप्रेशन की रोकथाम के लिए सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है कि मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन शब्द कहना बहुत आसान है, यूज़ उसका बहुत आसान है, पर उतना ही मुश्किल है डिप्रेशन को पहचानना और डिप्रेशन के लिए हेल्प लेना। अब डिप्रेशन जो है उसमें उदासी रहती है, मायूसी रहती है, कोई रोना ज़्यादा आता है, चिंता होती है, आप अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो हम उसको डिप्रेशन डिसऑर्डर में कैटेगराइज कर देते हैं। इसमें जैसे हम मेंटल हेल्थ, अगर किसी की दिक्कत है, तमाम जो आपने दिक्कतें बताई, अगर ये होती है, हमें जाना किसके पास है? साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरो पास, या किसकी हम सलाह लें? देखिए, साइकियाट्रिस्ट कह लो या साइकोलॉजिस्ट कह लो, दोनों ही मेंटल हेल्थ ट्रेन प्रोफेशनल हैं इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ।
अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर बेसिकली ट्रेन फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपीज, एंड जहाँ साइकेट्रिस्ट की बात आती है दे आर ट्रेन डॉक्टर्स हु कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। की बात करें, आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक आई है, उसमें मरीजों को क्या सुविधाएं मिलती है? आपके क्लिनिक जैसा कि आपने बताया कि हम एक नई टेक्निक लेके आए हैं, उसमें मरीजों को क्या सुविधाएं मिलेंगी तो जो अन्य क्लिनिक से अन्य अस्पतालों से अलग हो? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं चीफ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ न्यूरोमाइंड में और हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी हूँ प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में। आज आप लोगों के माध्यम से मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि स्पाइन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, किसी का सियाटिका हो, किसी की नस चढ़ जाना हो, कभी कभार ये समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनके लिए सिर्फ दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से काम नहीं चलता। तो आज की तारीख में हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की वैसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें बहुत छोटे चीरे से, मान के चलें कि चीरा शायद 1 इंच और उससे छोटा ही होगा, इतने छोटे चीरे से आप पेशेंट की स्पाइन का बहुत सक्सेसफुली ऑपरेशन कर सकते हैं और कम से कम खून बहाए पेशेंट को जल्दी से जल्दी शायद 2 से 3 दिन में भी घर भेजते हैं और पेशेंट वापस अपनी लाइफ में आ जाते हैं। यही आजकल लेटेस्ट है जो हम अपने पेशेंट्स को सुविधा दे रहे हैं। आपकी सुविधाएं कहाँ लेते हैं, लेकिन न्यूरोमाइंड में मरीजों के लिए क्या बेहतर सुविधाएं? देखिए, न्यूरोमाइंड की एक बहुत खास बात यह है कि ये एक इंटीग्रेटेड सेंटर है। इंटीग्रेटेड सेंटर का मेरा मतलब है कि न केवल यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, बल्कि साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट सबकी एक पूरी टीम मौजूद है। आप इस बात को समझेंगे कि आजकल मरीजों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उनको ये नहीं पता कि उनको किसके पास जाना है, और यही एक अभाव है जानकारी का जो मरीज को कई बार एक ऐसी दिशा में ले जाता है कि या तो उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता या समस्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर इलाज करके भी बहुत फायदा नहीं होता। तो न्यूरोमाइंड का खास फायदा यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स की एक कंसल्टेशन बहुत आराम से मिल जाती है। सभी फील्ड के डॉक्टर्स बहुत ही ट्रेंड हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं और हम अपने पेशेंट्स को वो सुविधा दे पाते हैं और गाइड कर पाते हैं कि उनकी समस्या किस फील्ड में आ रही है। तो जब आपका काम एक ही छत के नीचे हो रहा हो तो 10 जगह क्यों दौड़ना, ये खास बात है न्यूरोमाइंड की। मतलब आज अगर देखें तो अगर आज आम जो नागरिक है या आम जनता है, हाथ में दर्द हुआ डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आंख में दिक्कत हुई तो नजर अगर तो डॉक्टर के पास चले गए, यानी शरीर में किसी अंग में तकलीफ, अगर दिमाग को अगर छोड़ दें, दिमाग को छोड़ कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो तमाम हेल्थ का हम चाहे बीपी हो चाहे हार्ट हेल्थ को कहीं भी हम केयर करते हैं, लेकिन सबसे अगर आप इग्नोर अगर किसी करते हैं शायद वो अपनी हम मेंटल हेल्थ को करते हैं। इसके लिए अवेयरनेस कैसे समाज में आनी चाहिए? जी, इसी के लिए मुझे आप लोगों के माध्यम से इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, हम यही बात बताना चाहते हैं कि देखिए कई बार क्या है ना, और ये शायद एज अ समाज हम लोग को आगे बढ़ना भी होगा। हमें जो चीज़ अपने सामने दिखती है ना, खासतौर पे जो सुंदरता से रिलेटेड है, उसमें हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमें अच्छे दांत चाहिए, मैं डेंटिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, दांतों की चमकाहट चाहिए, हम पैसा खर्च करेंगे। हमें एक सुंदर दाल चाहिए, हम प्लास्टिक सर्जरी में पैसा खर्च करेंगे। लेकिन हम कभी भी हेल्थ को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं। और ध्यान रखें, जिस तरीके से एक स्वस्थ शरीर हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही एक स्वस्थ मस्तिष्क भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। कई लोग जो शरीर से बहुत स्वस्थ होंगे और आपके अपने जान पहचान में ऐसे कई लोग होंगे जो शरीर से बहुत स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं, तो वो हमेशा अपनी जिंदगी में अवसाद के साथ घिरे रहेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनकी जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, काम है या उनका पारिवारिक जीवन है, वो भी इससे सफर करता है। तो देखिए, मेरा अपना मानना यही है, बात ये नहीं है कि आज जब हमारे पास सुविधा सारी है तो हम हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं। बात यह है कि अगर कोई समस्या है जो हमें बार बार परेशान कर रही है, तब उसे मेरे विचार में पाल पोस के बड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जाके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसका मरीज अच्छा हो, तो आपको 100% एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आप एक बेहतर ट्रीटमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो इसे एक खर्चा ना माने, इसे अपने हेल्थ और अपने जीवन पे एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट माने। डॉक्टर, आपने अवसाद की बात कही, अगर अवसाद की बात करें, धीमे धीमे ये जब बढ़ता है तो दिमाग की नसों में एक दर्द होता है, दिमाग की नसों में जो दर्द होता है उसका क्या वजह है, कारण है? जी देखिए, यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक बहुत आम समस्या है, जहाँ पर मरीज ये सोचता है कि जब मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं किसको दिखाऊं, या कई बार इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कभी यहाँ से या कभी वहाँ से आने लगती है। तो देखिए, बात क्या होती है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग ना, ये कोई बहुत अलग नहीं है। ये अलग से मेरा मतलब है कि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कहीं दिक्कत होगी और हमारे दिमाग पे उसका असर नहीं पड़ेगा, और इसका उल्टा भी सच है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग पे असर पड़ रहा है और हमारे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो शारीरिक रूप से हैं, चाहे अब आप उसको माइग्रेन कहें, आप उसको ब्रेन में कोई ट्यूमर कहें, कोई उसको हेमरेज कहें,
चाहे आप उसको साइनोसाइटिस कहें, ये बीमारियां शारीरिक हैं, इनके टेस्ट हो सकते हैं और आप इनको पकड़ सकते हैं। ठीक इसके विपरीत कई बीमारियां जो मानसिक रूप पर होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप की होती हैं, उनके लिए आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि डॉक्टर साहब हमने तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, हमारे सर का दर्द नहीं गया, हमारे नसों का दर्द नहीं गया, जबकि हमारे सारे टेस्ट, हमारे सारे सीटी, हमारे सारे एमआरआई नॉर्मल है। तो ये यही बात बताता है कि क्योंकि जांच उन बीमारियों की हो रही है जिनको आप शारीरिक रूप से पकड़ सकते हो, इसीलिए वो नेगेटिव आता है। लेकिन बीमारी मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है और कई बार हमें इस बात का एहसास करके इसका इलाज कराने में तकलीफ होती है। मेरा मानना इसीलिए अभी यही है कि जब भी आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो या साइकियाट्रिस्ट हो, आपकी बीमारी को पकड़ के उसको एक सही दिशा में ट्रीटमेंट के लिए भेजने का काम आपके अच्छे डॉक्टर का होता है। और आपके चैनल और इस मीडिया के माध्यम से यही मेरा मैसेज है सारे समाज के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा टेक्निक की बात, की नई नई टेक्निक कर रहे हैं, वही अगर टेक्निक की दूसरी बात है करते कि आज सोशल मीडिया एआई के जमाने में लोग सही जानकारी कैसे पाएं, और डॉक्टर की महंगी फीस से बचने की सलाह क्या है या इसका निवारण क्या है? देखिए, डॉक्टरों की फीस एक मुद्दा है, लेकिन उसको हम अभी अलग रखते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी जरूरी आज किसी की फीस नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी को सही परिप्रेक्ष्य में समझना। जब से देखिए सोशल मीडिया आया है तो आप मान सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए भी सभी लोग स्वतंत्र हैं और उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए भी सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो आज की तारीख में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो किस स्रोत से, किस परिप्रेक्ष्य में सही आ रही है या नहीं। अगर आप देखते रहेंगे तो आप हर दिन डरेंगे कि आज ये ग्रह में परिवर्तन हो गया या आज यहाँ बाढ़ आ गई, तो आप अवसाद में ही रहेंगे। लेकिन वही चीज जब आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आप पॉजिटिविटी से भी भरते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, इसका फायदा ही है, जानकारी लेने के लिए भी इसका कुछ ना कुछ उपयोग तो जरूर है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि समस्या जब बढ़े तब आपको सबसे पहले अपनी किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ के लिए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन के लिए, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइन के लिए, इन चीजों के लिए आपको स्पेशली किसी न किसी प्रोफेशनल से सलाह लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए। और उसके साथ साथ आजकल अच्छी बात यह भी है कि हम सभी प्रोफेशनल्स खुद सोशल मीडिया को भी एज अ टूल यूज करते हैं अपने पेशेंट्स को एजुकेट करने के लिए। कई सारी बातें जो हम 1 घंटे या 2 घंटे किसी को कंसल्टेशन देकर नहीं समझा पाते, वहां पर हम भी उनको सोशल मीडिया चैनल्स पर ही डायरेक्ट करते हैं, जिससे उनको उनकी बीमारी के बारे में और अच्छा मालूम पड़े। तो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, और जब आप किसी चीज को एज अ टूल यूज करते हैं, उसके ऊपर 100% नहीं निर्भर करते हैं, तो देखिए धोखे का चांस भी कम होता है। और जहां तक सवाल आता है डॉक्टर्स की फीस का, तो देखिए मेरा मानना आज भी यही है कि आप अपनी हेल्थ पर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी पैसे से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है। आप यदि ठीक रहेंगे तो आप सब कुछ कर भी पाएंगे। वैसे न्यूरो माइंड में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि यदि कोई पेशेंट फीस नहीं पे कर पा रहा है तो उसके लिए हमारे सीईओ मिस्टर हर्षल अग्रवाल हैं, जिन्होंने ऐसी स्कीम्स एंड प्लान्स लेकर आए हैं जहां ट्रीटमेंट थोड़े से और अफोर्डेबल हो जाता है, और मोटा मोटा देखा जाए तो सभी लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता है। अभी आपने बीच में स्पाइन एंड ब्रेन की बात कही, तो चूंकि आप खुद एक न्यूरोसर्जन है, प्रख्यात न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जरी की बात करें तो सबसे जटिल सर्जरी होती है, और जब दिमाग और रीढ़ की हड्डी की बात आती है तो मरीज जो है कुर्बानी से उसका डरता है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अमूमन देखा जाए तो शरीर के किसी भी भाग पे अगर कोई ऑपरेशन हो तो सामान्य रूप से किसी को भी डर लगता है, और सभी लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, मेरा काम यदि दवाई से हो सकता है या किसी और थेरेपी से हो सकता है तो वही मुझे कराना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए, जब भी आप एज अ मरीज सोचें, या जो भी डॉक्टर्स हैं या हम लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग कभी भी बात ये नहीं सोचते कि किसी मरीज का ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। टारगेट ऑपरेशन करना है, दवाई देना है, थेरेपी देना है, ये टारगेट नहीं है। उद्देश्य है कि आप ठीक कैसे होंगे, आप क्या चाहते हैं और वो चीज क्या हम अचीव कर सकते हैं, और अगर अचीव हो सकती है तो उसके लिए सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड तरीका, सबसे कम खतरे वाला तरीका क्या है। जो ट्रीटमेंट मैं एक शायद 30 या 40 साल के व्यक्ति को दूंगा, हो सकता है कि उसी बीमारी के लिए वही ट्रीटमेंट एक 60 या 70 वर्ष के बुजुर्ग को ना दूं। तो एक अच्छे डॉक्टर की पहचान ही यही है कि वो आपसे जब भी बात करेगा, वो आपकी समस्याओं को समझते हुए बिल्कुल स्पेसिफिक आपके अनुसार वही आपको ट्रीटमेंट बताएगा जो आपके अपने जीवन के लिए वो टारगेट अचीव कर सकता है। और क्योंकि बात सोशल मीडिया की उठी थी,
तो यही चीज वो चीज है जो शायद एक कोई एआई या सोशल मीडिया नहीं कर सकता। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।